हाय, मैं हूं डॉक्टर बिश्वरू रॉय चौधरी एंड आई विश यू ए वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे ये नहीं पता है कि अभी आप जहां हैं वहां मॉर्निंग है या इवनिंग, लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इस हील विदाउट पिल वीडियो ट्रेनिंग के बाद आपके जीवन में एक नया और खूबसूरत सवेरा आने वाला है। सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द हील विदाउट पिल वीडियो ट्रेनिंग। शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग सवाल से। क्या आप जीवन को खरीद सकते हैं? इतिहास गवाह है कि दुनिया के रिचेस्ट लोग भी अक्सर बीमारी के डायग्नोसिस के कुछ ही महीनों में जान गंवा देते हैं। उनकी सारी संपत्ति भी उनकी जान नहीं बचा पाती। डिजीज के लिए ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। बीमारी धर्म का भेदभाव भी नहीं करती। यहाँ तक कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल के बिल्डिंग और उनमें रखी गई सोफिस्टिकेटेड मशीन भी किसी पेशेंट की आयु कुछ ही दिनों के लिए बढ़ा दे, यह भी संभव नहीं हो पाया है। बल्कि WHO का रिपोर्ट यह कहता है कि डेवलप कंट्रीज में 10% डेथ का कारण हॉस्पिटल एरर्स और साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन है, जिसे साइंटिफिक टर्म में एट्रोजेनिक डेथ कहा जाता है। अब जरा इस बात पर गौर करें। साइंटिफिकली स्पीकिंग, जब कोई पेशेंट डेथ बेड पर होता है तब इवन मरने के कुछ मिनट पहले भी उसके बॉडी के लगभग 50 ट्रिलियन सेल्स में से 1% सेल ही बागी होते हैं जो कि उस इंसान को मौत की तरफ खींचते हैं, जबकि 99% सेल्स आखिरी घड़ी तक जीना चाहते हैं। मतलब यह है कि जीवन की यह जंग जीती जा सकती है और यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आप ही सीधे जुड़े हैं उन सारे 50 ट्रिलियन सेल्स से और उनका कंट्रोल भी आपके पास ही है। पेशेंट चाहे कैंसर के 4th स्टेज में हो या डायबिटीज़ के एडवांस स्टेज पर, एक ऐसी चीज़ है जिससे खोई हुई सेहत पाई जा सकती है। एक ऐसा साइंटिफिक सीक्रेट नॉलेज जिसकी मदद से कोई भी डिजीज 3 to 6 मंथ्स में रिवर्स किया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग। दुनिया में ऐसे 7 सिविलाइजेशन हैं जहां अक्सर लोग अपना 100वां जन्मदिन मनाते हैं, वह भी बिना किसी बीमारी के। इन जगहों पर डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर, माइग्रेन बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। इसीलिए शायद केमिस्ट शॉप्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स भी ना के बराबर ही वहाँ देखने को मिलता है। One thing is common in all the 7 civilizations, that is, they unknowingly follow the universal law of rebalancing. अब आगे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि आगे इसके बाद जीवन भर आपका और आपके परिवार का मेडिकल बिल 0 रहने वाला है। Friends, the next 2 hours can not only make you healthier, but also this very special knowledge will help you help others to lead a disease-free life. तारीख थी 28 अक्टूबर, जगह हो चिन मिंग सिटी, वियतनाम का एक खूबसूरत शहर। सुबह के 8 बज रहे थे और मैं तैयार हो रहा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिकॉर्ड बुक्स के लिए, जहां मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के चीफ एडिटर की हैसियत से पार्टिसिपेट कर रहा था। मेरे ऑर्गेनाइजर का फ़ोन आया फाइनल प्रोग्राम के ब्रीफिंग के लिए और मुझे पता चला कि हमारे कॉन्फ्रेंस का एक स्पेशल अट्रैक्शन है, एक ऐसी हस्ती जिनका नाम था लेडी ट्रैन थी वेट। हाँ, मैंने पहले ये नाम कहीं सुना है, शायद मशहूर फिल्म स्टार का है। मेरा मेन फोकस कॉन्फ्रेंस से हटकर अब इस मुलाकात पर टिक गया। यह एक दिलचस्प एहसास था। कॉन्फ्रेंस अपने टाइम पर शुरू हुआ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ कॉन्फ्रेंस एक अनाउंसमेंट हुआ। सब खड़े हो गए। अब स्टेज पर थी लेडी ट्रैन। मेरा नाम बुलाया गया। मैं स्टेज पर पहुंचा। लेडी ट्रैन ने मुझे एक तोहफा दिया और अपना हाथ मेरे सर पर रखा। मेरी नज़र उनकी नज़र पर पड़ी। मुझे एहसास हो गया कि यह मोमेंट मेरे लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि लेडी ट्रैन दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग वुमेन है और उनकी उस वक्त आयु थी 119 ईयर्स और वह तोहफा था उनके हाथ से बना हुआ उनका पोर्ट्रेट विद एज वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन फ्रॉम वियतनाम गवर्नमेंट। मेरे दिमाग में सवाल आया, विच आर द फैक्टर्स विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ? इज इट हर जीन्स और समथिंग एल्स? मुझे उनके परिवार से मिलने का मौका मिला। मुझे पता चला कि परिवार के हिस्ट्री के बाकी सदस्यों की एवरेज एज लगभग 65 to 75 ईयर्स ही है। इसका मतलब इट्स नॉट द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्गेविटी। कुछ और समय उनके परिवार के साथ बिताने पर पता चला उनकी कुछ स्पेशल हैबिट्स एंड अ वेरी स्पेशल एंड सिंपल डाइट प्लान।
मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिपोर्टर की मदद से उन 7 सिविलाइजेशन के डाइट पैटर्न कलेक्ट किए तो पाया उन सबका डाइट प्लान और लेडी ट्रैन का डाइट प्लान आर वेरी सिमिलर। मैंने यह भी देखा उन सबका हीलिंग मैकेनिज्म भी सेम है, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग। यह मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खोज था, क्योंकि इसमें रहस्य छुपा था कि कैसे बिना किसी मेडिसिन के किसी भी बीमारी से आज़ादी पाई जा सकती है। इस खोज को वेरीफाई करने के लिए मैंने कई देशों और प्रांतों का सफ़र तय किया और 100 से अधिक हेल्थ से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, हेल्थ गुरु, रिसर्चर्स से मुलाकात किया। इसके अलावा मैंने रेफ़र किया more than 200 international health journals and reports of more than 50 top international medical universities। और साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के टीम की मदद से हम मिले अलग अलग देशों के 100 से ज़्यादा ऐसे एथलीट से जिन्होंने फिजिकल एंड्योरेंस में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। उनके लाइफस्टाइल और फूडिंग हैबिट्स को कलेक्ट किया और फाइनली हम मिले अलग अलग कॉन्टिनेंट के ऐसे लोगों से जिन्होंने 100 वर्ष की आयु को क्रॉस किया है। उनकी सोच, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन को स्टडी किया और फाइनली सामने आया एक ऐसा सीक्रेट जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस अनोखे ट्रुथ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं हिरोशिमा और नागासाकी की केस स्टडी का सहारा, या लड़का हुआ या लड़की, बल्कि ये पूछते हैं कि बच्चा कौन सा डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुआ है। आज भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो कई तरह के फिजिकल और मेंटल डिफॉर्मिटीज़ के साथ ही पैदा होते हैं। यह इफेक्ट है 6 अगस्त 1945 का इतिहास के पन्नों का काला दिन, जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, जिससे लगभग 2.5 लाख लोग इंस्टेंटली मारे गए और जो लोग बच गए उनके नेक्स्ट जनरेशन में कई सारी डिफॉर्मिटीज़ पाई जाने लगी। मतलब यह है कि एटम बम का इम्पैक्ट इतना डेडली था कि उससे डैमेज जीन्स लेवल पर हुआ, जिससे आने वाले जनरेशन्स को वह डिफॉर्मिटीज़ पास ऑन हो गया। और दुख की बात यह है कि फिजिकल और मेंटल डिफॉर्मिटीज़ मृत्यु के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। WHO ने बॉडी के इस डिजीज ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म टू द नेक्स्ट जनरेशन को एक टर्म दिया है, एंड दैट इज इनहेरिटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसी प्रकार कुछ घातक मेडिसिन और फूड आइटम जिनका सेवन अनसस्पेक्टिंगली हम करते हैं, और वो जो ना केवल हमें बीमार करता है बल्कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी बीमारी को ट्रांसफ़र करता है थ्रू ऑल्ट्रेशन इन द प्रोग्रामिंग ऑफ द जीन्स। फॉर एग्जाम्पल DES, जो कि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए 1940 से लेकर 1970 तक प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता था। 1970 के बाद ये देखा गया कि ऐसे बच्चों में समय के साथ कई सारे मेंटल और फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ आने लगी, और यहाँ तक कि उनके ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड सन्स में भी ये डिफॉर्मिटीज़ पास ऑन होने लगी। साइंटिफिक दुनिया में ऐसे बच्चों को DES चिल्ड्रन के नाम से बुलाया गया, और पूरे विश्व में 1971 में ही DES ड्रग बैन हो गया, जबकि भारत में करप्शन के चलते और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लॉबी की वजह से इस प्रकार के ड्रग्स को बैन करते करते लगभग 19 ईयर्स गुजर गए, और फाइनली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के केस स्टडी के अनुसार डॉक्टर मीरा शिवा जैसे मेडिकल एक्टिविस्ट के अथक प्रयासों के बाद 1989 में गवर्नमेंट ने ऐसे ड्रग्स को बैन घोषित किया। तब तक लगभग 10 करोड़ मदर्स इस ड्रग्स का शिकार हो चुकी थी, और बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती। आज जानबूझकर मोर देन 90% ऑफ ऑल द मेडिसिन्स एंड पैक्ड फूड में ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं जिनसे न केवल आप और हम कई सारे सीरियस और लॉन्ग टर्म डिजीज़ का शिकार होते हैं, बल्कि इसका प्रभाव हमारे आने वाले जनरेशन को भी भुगतना पड़ता है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं 2nd क्लास में पढ़ता था और मेरे साथ वाली सीट पर मेरा बेस्ट फ्रेंड बैठता था। लगभग 1 महीना वो बेस्ट फ्रेंड स्कूल नहीं आया। पता लगा कि वो बीमार है और 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। एक दिन स्कूल में मुझे मैसेज मिला कि वो बेस्ट फ्रेंड मुझे मिलना चाहता है। मैं पिताजी के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। उसने स्कूल के होमवर्क और टेस्ट के बारे में मुझसे पूछा और आखिर में मुझे कहा
कि अपना ख्याल रखना। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं उससे आखिरी बार मिल रहा हूँ। आज मैं सोचता हूँ कि अगर तब ये सीक्रेट मुझे पता होता तो आज मेरा वो दोस्त जिंदा होता। अब आपके सामने एक ऐसा सीक्रेट जिसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद आप खुद को और अपने आसपास के हजारों लोगों को रोग मुक्त कर पाएंगे। इट विल नॉट ओनली बी a new beginning towards the end of all diseases, but also it will be a big step towards the end of all big so-called modern medicines and pharmaceutical industries and multi-specialty hospitals. इस पूरे चक्रव्यूह को अंडरस्टैंड करने के लिए इस कहानी पर गौर करें। कहानी का नाम है अप्पू और पप्पू। अप्पू एक हाथी का बच्चा जबकि पप्पू एक इंसान का। आज से 500 ईयर्स पहले हाथी की एवरेज लाइफ स्पैन थी 70 ईयर्स और आज भी हाथी की एवरेज लाइफ स्पैन है 70 ईयर्स, जबकि आज से 500 ईयर्स पहले मानव का लाइफ स्पैन था लगभग 110 ईयर्स जबकि आज है 75 ईयर्स। अप्पू और पप्पू के जीवन के सफ़र के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान के लाइफ स्पैन के कम होने के पीछे का सच क्या है। तारीख थी 12 जनवरी 1990। अप्पू का जन्म जंगल में हुआ जबकि पप्पू का हॉस्पिटल में सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी से हुआ। WHO के 2007-2008 इंडिया सेंट्रिक रिपोर्ट के अनुसार 27% सिजेरियन सेक्शन पाया गया और मुख्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल में सिजेरियन सेक्शन सर्जरी की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना वजह बताई गई। WHO की रिपोर्ट यह भी कहती है वुमेन अंडरगोइंग सी सेक्शन दैट आर नॉट मेडिकली नेसेसरी are more likely to die or be admitted into intensive care units, require blood transfusions or encounter complications, and also babies born by cesarean have greater chances of respiratory problems. सोचने वाली बात यह है कि बच्चे का पैदा होना भी कुछ लोगों के लिए व्यापार बन गया है, चाहे उससे बच्चे और माँ की जान खतरे में ही क्यों ना पड़ जाए। देखते हैं अप्पू और पप्पू की आगे की कहानी। उम्र लगभग 1.5 साल। अप्पू और पप्पू अब अपने पैरों पर चल रहे थे, खेल रहे थे। यहाँ सी सेक्शन डिलीवरी के बाद पप्पू के जीवन का दूसरा मेजर ट्रेजेडी। पप्पू को और इंसानी बच्चों की तरह 25 दर्दनाक और पॉइजनस वैक्सीन का सामना करना पड़ा। समझने वाली बात यह है, यूं तो वैक्सीन आपको कई तरह की बीमारियों जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, मिजल्स, मम्स, डिप्थेरिया आदि से प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस लेकर आते हैं, लेकिन आज यह साफ है कि वैक्सीन की वजह से अधिकतर बच्चे ऑटिज्म जैसे मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते रहे हैं। आज से 20 वर्ष पहले 500 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार था, तो आज 37 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। और ऑटिज्म के साथ डायबिटीज टाइप 1 और वेरियस ऑटो इम्यून डिजीजेस का कारण भी वैक्सीन ही है। अंडरस्टैंड करें, ज़्यादातर वैक्सीन में मर्करी होता है जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के बाद दुनिया का सबसे पॉइजनस सब्सटेंस माना जाता है। इसीलिए यूरोपियन एजेंसी फॉर इवोल्यूशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स के एडवाइस के बाद डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्वीडन सहित कई सारे देशों में कई तरह के वैक्सीन पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी बैन कर दिए गए हैं। लेकिन भारत में बच्चों पर वैक्सीन का अत्याचार बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। शायद भारत की सरकार बच्चों के सेहत से ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाले फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सेहत की चिंता करते हैं। मामले की गहराई को समझने के लिए देखिए यह दुर्लभ वीडियो। Are there still vaccines in doctors' offices right now today that contain thimerosal that are being given to children? I don't believe so, no. As I mentioned, all vaccines for the routine recommended childhood immunization series started 2001, have been manufactured either thimerosal-free or with markedly reduced amounts of thimerosal. Now, that's just the vaccines that are in the routinely recommended childhood immunization schedule. Can you say right now, just flat out, just say, can you tell me without any doubt whatsoever that the mercury in vaccines does not cause neurological problems or autism? We can neither accept nor reject a causal relationship. So what you're saying is you cannot tell me that. You cannot say categorically, can you? We don't know one way or the other. But so why are you keeping something in there if you don't know one way or the other? When you know that there's an epidemic of autism. If there's an epidemic of something, why do you keep it in there when you're not sure? Because every study I've seen
flatly says you're not sure. You say you can't say yay or nay. I think you have to consider the benefit that vaccine. मरकरी बच्चों के ब्रेन के न्यूरॉन को डैमेज करता है, जिससे कई प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। WHO के रिपोर्ट के अनुसार पूरे दुनिया में लगभग 10% लोग मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं। Now let's try to understand the truth behind psychiatric medicine. The most serious thing about psychiatric medicine is it cannot be tested on animals because animals rarely suffer from psychiatric disorder, so it is directly tested on humans. The second truth about psychiatric medicine, no one knows how it works, not even the manufacturers of the medicine. Not a single person on earth got benefited out of psychiatric medicine, confirmed by more than 100 journals of psychiatric medicine. According to the Medical Council of India guidelines, the syllabus prescribed for PG course MD in psychiatry, there is no chapter on mind and thought and their influence on human body. तथ्य की गहराई में जाने के लिए जरा इस एग्जाम्पल पर गौर करें। इमेजिन कीजिए कि दिस टायर रिप्रेजेंट्स योर ब्रेन and the air inside it represents the serotonin hormone, which is responsible for keeping the mental balance. The nail is the repeated negative thoughts which keeps on coming in the mind. अब देखिए, नेल रूपी नेगेटिव थॉट आपके ब्रेन में न्यूरॉन डैमेज करता है, जिससे कि सेरोटोनिन की मात्रा कम होने लगती है। जब आप साइकेट्रिक मेडिसिन लेते हैं तो वो सेरोटोनिन की मात्रा को दोबारा से बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन समझने की बात यह है कि बिना नेल रूपी नेगेटिव थॉट्स को हटाए अगर आप सेरोटोनिन के प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ब्रेन डैमेज का खतरा और बिगड़ेगा। इसीलिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के अनुसार एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेने वालों में अक्सर सुसाइडल टेंडेंसी पाई जाती है और उनके बच्चों में अक्सर कई तरह के बर्थ डिफेक्ट पाए जाते हैं। अब चलते हैं अप्पू और पप्पू के कहानी के अगले पड़ाव में। अब दोनों लगभग 2 से 2.5 साल के हैं। अप्पू अपने माँ का दूध का सेवन करता है और पप्पू डॉक्टर के रिकमेंडेड शहर में पाए जाने वाले पैकेट दूध प्लस इन्फेंट मिल्क पाउडर का। अब माता पिता ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जो मिल्क पाउडर अपने पसीने की कमाई से खरीदकर अपने बच्चों को अच्छे सेहत की उम्मीद में पिला रहे हैं, वही मिल्क पाउडर बच्चों को शारीरिक रूप से जीवन भर के लिए ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार बनाने वाला है। देखिए, आपके सामने है दुनिया की न्यूट्रिशन पर की गई सबसे बड़ी स्टडी, जिसका नाम है द चाइना स्टडी। चाइना स्टडी के अनुसार बेबीज फेड विद काउज मिल्क मिक्स्ड विद इन्फेंट फॉर्मूला लीड्स टू immune system loses its ability to distinguish between cow's milk protein fragments and pancreatic cells. That leads to autoimmune diseases like diabetes type 1. याद रखें, मार्केट में मिलने वाले मिल्क पाउडर जैसे सेरेलैक्स से लेकर बूस्ट, बॉर्नवीटा, मोल्टोवा या हॉर्लिक्स लॉन्ग रन में बच्चों के सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है। लगभग 3 साल के बाद अप्पू और पप्पू के जीवन में एक बदलाव दिखा। जहां अप्पू अब दूध पीना छोड़ चुका है, वहीं पप्पू अपने 10वें साल पूरा करते हुए भी दूध का सेवन कर रहा है, वह भी टेस्टी मिल्क पाउडर के साथ। दुनिया के इतिहास में मानव ही एक ऐसा जीव है जो दूसरे जीव का दूध पीता है और मानव ही एक ऐसा जीव है जो जीवन भर दूध पीता है। नेचर ने हमारे शरीर को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि पहले कुछ वर्षों तक ही हमें दूध की आवश्यकता होती है, और वो भी माँ के दूध की। तारीख 12 जनवरी 2000, यानी अप्पू और पप्पू का 10th बर्थडे। यह क्या, अप्पू तो अपने बर्थडे को भुलाकर रोज की तरह एक रूटीन जीवन जी रहा है, जबकि पप्पू अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन की सारी तैयारी कर चुका है। चारों तरफ खाने पीने के सामान है, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्रीज, केक। आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं फास्ट फूड का ये सच। फास्ट फूड से जुड़े हुए 3 अनसुनी सच्ची कहानियां। पहली कहानी का शीर्षक है ब्रेन में घोटाला। इस कहानी का हीरो है सुजुकी ब्रदर्स। बात है सन 1908 की, जब जापान के सुजुकी ब्रदर्स एक चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते थे। अक्सर रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठकर रेस्टोरेंट में आए ग्राहक के बिहेवियर को नोटिस किया करते थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही ग्राहक का पेट भर जाता, वह और खाना ऑर्डर नहीं करते। उनके दिमाग में एक बात आई, अगर रेस्टोरेंट में आए कस्टमर्स का पेट कभी भी ना भरे तो कस्टमर और खाना ऑर्डर करेंगे और उससे रेस्टोरेंट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमें समझना होगा, जब भी हमें भूख लगती है
तब ब्रेन से सिग्नल पेट तक पहुंचता है और हमें भूख का एहसास पेट पर होता है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके ब्रेन में ट्रैफिक सिग्नल की तरह लाइट है, और जब ब्रेन देखता है कि बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता है तो ग्रीन लाइट यानी कि स्टार्ट हार्मोन ग्रेहलीन ऑन कर देता है और हमें पेट में भूख का एहसास होने लगता है। और ब्रेन जब देखता है कि अब खाना पर्याप्त है अगले कुछ घंटों के लिए, तब ब्रेन अपने ग्रीन सिग्नल को ऑफ करके रेड सिग्नल यानी स्टॉप हार्मोन लेप्टिन को ऑन कर देता है। तब आपको एहसास होता है कि अब और खाने की इच्छा और आवश्यकता नहीं है। सुजुकी ब्रदर्स कुछ साइंटिस्ट से मिले और बोला, आप कुछ ऐसा कर दो कि जब हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर आए तब उनका ग्रीन सिग्नल हमेशा के लिए ऑन रहे और रेड सिग्नल हमेशा के लिए ऑफ, ताकि उनको खाने के बाद भी भूख लगती रहे, जिससे कि कस्टमर और खाना ऑर्डर करें और खाते रहें। साइंटिस्ट ने सुजुकी ब्रदर्स के दरख्वास्त के बाद एक केमिकल का इजाद किया जिसका नाम है MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और सुजुकी ब्रदर्स को समझाया बस इसे खाने में मिला देना। MSG की यह खासियत है कि जैसे ही खाने के माध्यम से आपके जीभ तक यह पहुंचता है तो जीभ से सीधे ब्रेन में ग्रीन सिग्नल यानी कि स्टार्ट हार्मोन को लगातार ऑन रहने पर मजबूर करता है और साथ ही रेड सिग्नल यानी स्टॉप हार्मोन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यानी जितना आप MSG युक्त खाना खाएंगे उतना आपका ग्रीन सिग्नल ऑन रहेगा और रेड सिग्नल ऑफ, यानी कि खाने के बावजूद भी भूख लगती रहेगी। लेकिन कुछ सालों के MSG युक्त खाने के सेवन से रेड सिग्नल यानी स्टॉप हार्मोन की प्रक्रिया पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और ऐसे बच्चे दिन भर खाना खाते ही रहते हैं और फिर भी भूख नहीं मिटती। लगभग जितने भी फास्ट फूड हैं जैसे चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, इन सब में MSG होता है। MSG अगर आप मिट्टी में मिलाकर खाएं तो वह भी स्वादिष्ट लगेगा क्योंकि यह है फॉल्स टेस्ट। अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि घर में मम्मी बोलती हैं कि आज घर में ही पिज़्ज़ा बनाऊंगी, लेकिन बच्चा घर का पिज़्ज़ा खाकर बोलता है, मम्मी आपके पिज़्ज़ा में वो स्वाद नहीं है जो कि मैकडॉनल्ड के पिज़्ज़ा में। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा जो आपको स्वादिष्ट लगता है उसकी वजह है MSG। MSG जीभ के माध्यम से सीधे ब्रेन में अटैक करता है और MSG नोज के माध्यम से भी ब्रेन को हिट करता है। इसीलिए आपने गौर किया होगा जब आप मैकडॉनल्ड के पास से गुजरते हैं तब एक पिकुलियर स्मेल आती है और आपको एहसास होता है कि भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए। दरअसल यह MSG का कमाल है। MSG लीड्स टू many kind of lifestyle diseases including diabetes, cardiovascular diseases, mental disorder, obesity, etc. अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। इसका टाइटल है कैनिबलिज्म। सन 2002 में अमेरिका में एक कंपनी की स्थापना की गई। इसका नाम था सिनोमिक्स। सिनोमिक्स एक फ्लेवरिंग एजेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एबॉर्टेड बेबीज के ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल, जिसे HEK293 कहा जाता है, को इस्तेमाल करके फ्लेवरिंग एजेंट तैयार करता है। अब आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जब बच्चा माँ के कोख में होता है तब लगभग इस स्टेज पर, जबकि उसका किडनी ऑलमोस्ट डेवलप हो जाता है, एट दिस स्टेज अगर एबॉर्शन करा दिया जाए तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी कंपनी है जो सिनोमिक्स से अपना फूड आइटम के लिए फ्लेवरिंग एजेंट खरीदते हैं। उन कंपनियों का नाम है नेस्ले, पेप्सी, क्राफ्ट फूड। रिमेंबर, एवरी ईयर 5 करोड़ एबॉर्शंस हैपन्स अक्रॉस द ग्लोब। मुझे पता है कि आपके लिए यह एक शॉकिंग बात है, परंतु यह सत्य है। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। इसका शीर्षक है द फूड पॉलिटिक्स। बात 1972 की है जब US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन इस बात से चिंतित थे कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से उनकी सरकार न गिर जाए। उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए जापानी साइंटिस्ट ताकासाकी से एक डील किया और HFCS यानी कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप नामक केमिकल के फॉर्मूले को खरीदा। अब HFCS क्या है? अगर आप जानते हैं कि शराब क्या है और उसका दिमाग पे और बॉडी में क्या असर होता है, क्या डैमेज करता है, तो समझ लीजिए HFCS भी उसी का एक दूसरा रूप है। HFCS बनाने का प्रोसेस अल्कोहल के बनाने के प्रोसेस से मिलता जुलता है और बॉडी और दिमाग में प्रभाव भी शराब की तरह ही करता है।
यह बहुत ही एडिक्टिव होता है। इसीलिए अधिकतर मल्टीनेशनल कंपनीज अपने फूड आइटम में HFCS मिलाते हैं ताकि उस फूड आइटम को अगर एक बार आप खाएं तो आपको उसकी लत लग जाए। फ्रूट जूसेस, जेली, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, कैंडी, हेल्थ ड्रिंक्स, बिस्किट्स जैसे फूड आइटम में अक्सर HFCS होता है। अब ध्यान से देखें तो पप्पू अपने जन्मदिन पर अपने मरने की तैयारी कर रहा है। एक गहरी बात यह है कि जब बच्चा लगातार 2 से 4 साल तक फास्ट फूड का सेवन करता है तब बॉडी में कई प्रकार के मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ना, हमेशा थका सा रहना, ओवरवेट होना, नींद का ना आना या फिर बहुत ज़्यादा नींद आना, पढ़ाई में मन ना लगना, एक्सेट्रा। अब ऐसे में अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोसिस से पता चलता है कि विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी है और बच्चे को मिनरल या विटामिन की गोली और साथ में ही कुछ हेल्थ सप्लीमेंट पाउडर की सेवन करने का सलाह दिया जाता है। बिफोर वी गो अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ विटामिन एंड मिनरल बैलेंस वर्क इन द बॉडी। विटामिन एंड मिनरल बैलेंस समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट में विटामिन सी की कमी पाई जाती है और डॉक्टर उसे विटामिन सी की गोली देता है। समझने की कोशिश करें कि हाई विटामिन सी इंटेक से कॉपर के एब्जॉर्प्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे कॉपर डेफिशिएंसी हो सकता है, जबकि कॉपर की मात्रा का सीधा संबंध आयरन के मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशन से है। कॉपर की डेफिशिएंसी से आयरन टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और इसका प्रभाव विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन E सहित कई सारे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन पर पड़ेगा। यानी एक ऐसा चेन रिएक्शन जिससे बॉडी की बायोकेमिस्ट्री का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसीलिए नेचर ने फलों और सब्जियों में एक ही तरह का विटामिन या मिनरल ना डालकर कई सारे विटामिन मिनरल का एक ऐसा अनोखा बैलेंस बनाया है जो कि बॉडी के लिए जस्ट परफेक्ट है। ऐसी ही कुछ कहानी है रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे रिफाइंड ऑयल, मैदा, टेबल सॉल्ट और शुगर की। फॉर एग्जाम्पल, द मिनरल नीडेड टू डाइजेस्ट शुगर are chromium, manganese, cobalt, zinc and magnesium, which have been stripped away in the refining process, and the body has to deplete its own mineral reserve to use the refined sugar. Conclusion ये है कि किसी भी विटामिन या मिनरल के डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अगर आप विटामिन और मिनरल के टैबलेट ना लेकर खूब सारा फल या सब्जी खाएं तो उससे मिनरल विटामिन के बैलेंस को मेंटेन करते हुए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग। अब देखिए विटामिन मिनरल का ये फैक्ट। February 2007 जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इट सेज सप्लीमेंट कंजम्पशन रिजल्ट्स इन 5% ओवरऑल इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ डेथ। यूके गवर्नमेंट ने 2003 में BBC न्यूज में यह अनाउंस किया था, हेल्थ फूड, विटामिन सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आर वेस्ट एंड इंजरियस टू हेल्थ। ज़रा इस टेबल पर गौर करें। इससे साफ यह है कि विटामिन अगर आप नेचुरल स्टेट में फलों या सब्जियों से डायरेक्ट लेते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक होता है, परंतु वही विटामिन मिनरल अगर आप टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो वो शरीर के लिए डेंजरस होता है। द ट्रूथ अबाउट न्यूट्रलाइट। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA issued a permanent injunction forbidding Nutrilite for making unsubstantial claims. पप्पू ने डॉक्टर के सलाह पर विटामिन की गोलियां और हेल्थ सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया और कुछ सालों में यह बन गई सबसे बड़ी वजह पप्पू के गंभीर रूप से बीमार पड़ने का। अब पप्पू कार्डियोवास्कुलर डिजीज से ग्रस्त था। अब जरा कार्डियोवास्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट का सच जान लेते हैं। 2010 ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, observational study of more than 2 million people treated with statin result significantly increased risk of liver dysfunction, kidney failure and cataract. 20-year study by WHO lowering cholesterol with medication increased overall risk of death by 47%. FDA warns statin user of memory loss and diabetic risk. यानी कि मतलब साफ है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज या कोलेस्ट्रॉल या बीपी के लिए दवाइयां लेना कुछ और बीमारियों को बुलाने के बराबर है। डायबिटीज ड्रग्स एक्टोज इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर बाय 40%, बैन्ड इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस एंड जर्मनी। इन इंडिया इट इज सोल्ड एज ए पायोग्लिट, पायोग्लर, पायोज एंड विद अदर मोर देन 150 ब्रांड नेम्स। मतलब साफ है
द ट्रीटमेंट फॉर वन डिजीज लीड्स टू द अदर डिजीज। यानी कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई अगर लंबे समय तक लेते हैं तो डायबिटीज़ हो सकता है, और अगर डायबिटीज़ की दवाई कुछ साल तक लेते हैं तो कैंसर से आप पीड़ित हो सकते हैं। कैंसर की मॉडर्न ट्रीटमेंट का मेथड बड़ा ही शर्मनाक है। गौर कीजिए इस रिपोर्ट पर। मनी स्पेंड बाय नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी में 30,000 करोड़ रुपीस पर ईयर। And the same National Cancer Institute observed cancer patient denying treatment have 4 times more chances of survival than the patients undergoing chemotherapy or radiation. According to Newsweek survey, 75% of oncologists say that they will not accept chemotherapy, radiation therapy if they get cancer. टी कोलिन, जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च के सीनियर साइंस एडवाइजर हैं, उनसे पूछा गया कि अगर कभी आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कैंसर हो जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए उनका जवाब। If I or some member of my family were diagnosed with cancer, what I would do is not what is traditionally done. I would not go the route of using drugs. Instead, I would use totally a plant-based diet, maybe enrich it with some other materials that is particularly rich in some of the good qualities of plant-based foods, and make sure you get enough water, exercise, sunshine. And I would just let nature take its course. शायद उनको पता है कि कीमोथेरेपी की शुरुआत कैसे हुई थी। वर्ल्ड वॉर II के दौरान मस्टर्ड गैस वॉज यूज्ड बाय हिटलर टू किल मोर देन 60 लाख Jews. After that, Nazi scientist who has understood the effect of mustard gas on human body in association with American politicians and the big pharma companies designed chemotherapy empire. कीमोथेरेपी दरअसल उन बेहद आवश्यक वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म करती है जो कि हमारे बॉडी की बीमारियों से रक्षा करती है। अब देखिए कैंसर का कुछ और सत्य। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज 3% ऑफ द कैंसर बर्डन इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ द डायग्नोस्टिक एक्सरेज। यानी कि एक्सरे कराना आपके लिए खतरनाक है। एक्सरे में लीड टू कैंसर। सिमिलरली मेमोग्राफी यानी कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। Harvard Medical School says 3 times biopsy increases the cancer risk by 62%. कैंसर यूं ही किसी को अपने आप ही नहीं हो जाता, बल्कि अक्सर हॉस्पिटल्स के मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और फास्ट फूड में छुपे हुए केमिकल्स के माध्यम से बॉडी में कैंसर को एक षड्यंत्र के तहत प्रवेश कराया जाता है, क्योंकि आपके बीमार पड़ने से कुछ लोगों को बेहद लाभ है। हार्ट सर्जरी का भी कुछ ऐसा ही है। चाइना स्टडी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी है न्यूट्रिशन पे, उसके अनुसार विदिन 3 years ऑफ बाईपास सर्जरी 1/3 ऑफ द पेशेंट सफर फ्रॉम चेस्ट पेन अगेन। द पेशेंट हु अंडरगो ऑपरेशन डू नॉट हैव फ्यूअर हार्ट अटैक देन दोज हु डू नॉट अंडरगो सर्जरी। बाईपास सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टी डू नॉट एड्रेस द कॉज ऑफ द हार्ट डिजीज, प्रिवेंट हार्ट अटैक और एक्सटेंड द लाइफ ऑफ एनी बट द सिकेस्ट हार्ट डिजीज पेशेंट्स। टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द डिजीज, कंसिडर दिस। WHO report says India will lose roughly 120 lakh crore rupees in next 10 years because of the lifestyle disease. World Bank says every year in India, on average 8 lakh people go below poverty line because of lifestyle diseases. Among lower income group, the treatment of diabetes consumes 1/3 of their income. National Health Account says 1 in 4 families either sell assets or borrow money to pay for health care. अब सवाल यह कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ पे है, इसको समझने के लिए आप जरा इस आंकड़े पे गौर करें। फॉर्च्यून मैगजीन्स के अनुसार वर्ल्ड्स नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी दैट इज हेल्थ केयर। 4 out of top 10 fastest growing company, again that is healthcare. Actually, it is not the business of health, it is the business of disease. एक क्विज। ब्रिटिश मेयर स्क्वीप, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कीमो ड्रग्स है, एक और कंपनी फिलिप मॉरिस, जो लार्जेस्ट टोबैको सेलिंग कंपनी है। अब जरा सोचिए, बताइए इन दोनों कंपनीज में कॉमन क्या है? यस, वन इज प्रोड्यूसिंग कैंसर एंड अदर इज ट्राइंग टू क्योर कैंसर। इसके अलावा वन मोर थिंग इज कॉमन बिटवीन दीज टू कंपनीज एंड दैट इज वन नेम कॉल्ड रिचर्ड एल ग्लिब। Richard L. Glib, who is the chairman of the first company and has a share interest in the second company. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बात 1964 की है। कैलिफोर्निया मेडिकल एसोसिएशन के दो डॉक्टर मैकडोनल्ड एंड डॉक्टर गार्लैंड, दोनों ने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि 24 सिगरेट्स अ डे कीप्स द लंग्स कैंसर अवे।
वो यही प्रचलित कर रहे थे कि अगर आपको लंग्स कैंसर से बचना है तो दिन में कम से कम आपको 24 सिगरेट पीना होगा। और उन्होंने खुद अपने आप को दिखाया कि हम जीता जागता सबूत हैं कि हम रोज़ सिगरेट पीते हैं और दिन में कई सिगरेट पी जाते हैं, तब भी हम हेल्दी हैं, हमें कैंसर नहीं है। कुदरत का खेल देखिए, डॉक्टर मैकडोनल्ड की देहांत घर में आग लगने से हुई, जो कि जले हुए सिगरेट के रह जाने से हुई, और कुछ साल बाद डॉक्टर गार्लैंड लंग कैंसर से मारे गए। और उनके मरने के बाद 24 सिगरेट्स अ डे कीप लंग कैंसर अवे का भी खात्मा हो गया। 1940 में यह FDA द्वारा अप्रूव्ड एडवर्टाइजमेंट, जिससे यह साफ है कि स्मोकिंग डाइजेशन के लिए लाभदायक है, या फिर यह एड जिसमें अच्छे डॉक्टर को स्मोकिंग से जोड़ा गया है, या फिर इस एड में अच्छे मदर को स्मोकिंग से एसोसिएट किया गया है। इन सारे मेडिसिन्स और फास्ट फूड के षड्यंत्र का नतीजा यह है कि आज डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में 10 में से 8 डेथ लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर, डायबिटीज की वजह से है, जो कि पूर्ण तरह से मानव निर्मित है। According to WHO, by 2080, 1 in every 4 males will have prostate cancer and 1 in 5 females will have breast cancer. National Commission of Microeconomics and Health के अनुसार इंडिया में cardiovascular diseases are projected to afflict over 6 crore people in 2015, and similarly, people suffering from diabetes is expected to rise to 4.6 crore in 2015. यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव का मेंटल और फिजिकल हेल्थ कंडीशन की रैंकिंग, इंडिया इज एट 126th पोजीशन आउट ऑफ 177 कंट्रीज, यानी कि मामला बेहद गंभीर है। मामले की गंभीरता को अंडरस्टैंड करने के लिए इस उदाहरण पर गौर करें। 7 अगस्त 2011 में उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल्स के प्रमोशन के लिए एक 10 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया, जो कि 90 मिनट्स में पूरा करना था। इंसान के पैदल चलने की स्पीड लगभग 7.5 किलोमीटर पर आवर होती है, मतलब अगर आप पैदल भी चलें तो भी 90 मिनट्स में 10 किलोमीटर की दौड़ को पूरा कर सकते हैं। दौड़ का नतीजा यह कि लगभग 1000 से अधिक कांस्टेबल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रेस में, 100 से अधिक दौड़ के दौरान ही बेहोश हो गए और 5 कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। यानी कि सेहत इतनी खराब कि चलना भी जानलेवा सिद्ध हो सकता है। उस दौड़ में केवल 40 कांस्टेबल्स 10 किलोमीटर रेस पूरा कर पाए। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा एक और कांस्टेबल अभिजीत बरुआ, जो कि असम पुलिस में कार्यरत हैं। 31 जनवरी 2012 में नंगे पांव 24 घंटे बिना रुके दौड़कर 156 किलोमीटर कवर करने का रिकॉर्ड बनाया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। जब अभिजीत बरुआ मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आए, तब मैंने पूछा 24 आवर्स नॉन स्टॉप मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे सीक्रेट क्या है। अभिजीत के जवाब से मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह वही जवाब था जो मैं पहले भी सुन चुका था उन लोगों से जिन्होंने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए, और वह भी बिना किसी बीमारी के। अभी आपने पप्पू के जिंदगी के माध्यम से जाना एक भयानक सच, जो कि मानव जाति को अंदर से खोखला करता जा रहा है। अब बारी है समझने की कि अगर हम किसी जानलेवा बीमारी जैसे डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस या ओबेसिटी से पीड़ित हैं, तो हम कैसे नेचर की शक्ति को यूज करके किसी भी डिजीज से मुक्ति पाएं। जरा सोचिए और बताइए, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ राइट बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड एनवायरमेंट। और अगर इन तीनों में से एक भी अगर आउट ऑफ बैलेंस होता है तो बाकी दोनों भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। याद रखिए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तब हमारा माइंड, बॉडी एंड आवर इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, दैट इज द एनवायरमेंट, तीनों ही बीमार पड़ जाते हैं। जबकि एक मॉडर्न डॉक्टर सिर्फ बॉडी का ही रिपेयर करने की कोशिश करता है। माइंड, बॉडी और एनवायरमेंट के इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की यह वीडियो। Each cell has a brain. That's a fact. Each cell can read the environment and adjust its function for whatever it sees. But when cells get in a community, they defer their own belief system or their own system of what they're seeing to the central command. So as you can see here, I have a cell here on the right-hand side, marked in purple over here, that this cell is out here in the environment.
But what should its function be? Well, the answer is it's going to be coordinated by the brain, because the brain is going to tell all the cells what we should do to work together to provide for the success of my living organism. So the brain gets in between the environment and the cell. The cell no longer reads its own environment. The cell depends on the central nervous system to tell us about the environment. So the bottom line is this. The cell on the right is intelligent. It will always be able to adjust itself to the environment. That's when I was taking cells out of sick people and putting them in culture, they started to get better, because when left alone, they could say, man, I could live comfortably alone without being in that system anymore. And then, so the fact is, so what regulates a cell now? When it's in a community, the cell reads the environment, which is the left side, but it doesn't read it directly. It now reads the environment through the brain, and the brain interprets the environment and then tells the cell what adjustment it should do to live in the environment that is seen. अब आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग टर्म डिजीज को जड़ से निकालने के लिए सबसे पहले आपको मानना होगा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और आपकी यह सोच सेल के मेमोरी में रिकॉर्ड होगी। याद रखिए, सेल्स में हर पल हजारों केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उनमें से मेनी ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय द मेमोरी ऑफ सेल्स, और मेमोरी ऑफ सेल्स निर्भर करती हैं आपकी बेसिक सोच, और सोच को कंट्रोल करने वाला आसपास का एनवायरनमेंट। जरा सोचिए, एक बीपी का पेशेंट रोज दिन में कई बार जब बीपी की गोली खाता है, तब इन रियलिटी सेल मेमोरी में यह रीइंफोर्स करता है कि उसके शरीर के ब्लड का फ्लो कैसा होना चाहिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो लाइफ लॉन्ग बीपी का पेशेंट ही रहता है, और इस प्रकार हर पल ऑन द बेसिस ऑफ योर बेसिक थॉट्स ऑफ गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, आपके बॉडी के 50 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स के मेमोरी फीड होती है, जिससे आपके बॉडी के सैकड़ों बायोकेमिकल प्रोसेस कंट्रोल होते हैं। बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन 50 ट्रिलियन सेल में से 90% ऑफ योर बॉडी सेल्स आर माइक्रोब्स एंड 10% इज योर ओन सेल। माइक्रोब्स अपने आप में कंप्लीट जीव होते हैं, और वह आपके शरीर में वैसे ही रहते हैं जैसे आप इस धरती पर। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपने बॉडी के अंदर झांकें तो माइक्रोब्स आपको तैरते दिखाई देंगे। Invisible to the naked eye, they account for the majority of Earth's biomass. For at least 3.5 billion years, they have dominated the evolution of life. So diverse in form and distribution, they are Earth's most ubiquitous life forms, carving out niches in ecosystems ranging from the vastness of the open sea to the digestive tract of a termite. And yet, only 1% of them are known to science. They are the microbes, and without them, life as we experience it would soon come to an end. In fact, it would never have begun at all. Continuous negative thoughts, fast food and medicines के सेवन से अक्सर डैमेज सेलुलर लेवल पर होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का जन्म होता है। सेल्स के अंदर के फॉल्टी केमिकल रिएक्शंस को मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश ठीक वैसा ही होगा जैसे कि आपके घर में मच्छर हो और आप उसे मारने के लिए मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करें। क्या मॉडर्न मेडिसिन हार्मफुल कैंसरस सेल को मार सकती है? यह सवाल पूछना कुछ ऐसा ही होगा कि क्या मिसाइल मच्छर को मार सकती है? हाँ, मार तो सकती है, बट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर हाउस। साइंस आज भी यह मानता है कि अभी भी 1% से भी कम ह्यूमन बॉडी के बारे में हम जान पाए हैं। इसलिए ह्यूमन बॉडी के सेलुलर डिसऑर्डर को करेक्ट करने का काम अगर हम नेचर पर ही छोड़ दें तो ही बेहतर होगा। What is that one thing which can save the mankind from the disease? And the answer is nature. देखिए चाइना स्टडी का यह अमेजिंग रिपोर्ट। यह कहानी है दो सिविलाइजेशन की। एक का नाम है हुंजा जो कि कश्मीर के पास रहते हैं और दूसरा सिविलाइजेशन है पीमा इंडियंस जो कि एरिजोना में जाकर बस गए थे। दोनों ही सिविलाइजेशन दुनिया के हेल्दीएस्ट सिविलाइजेशन माने जाते थे और दोनों का रहन सहन और फूडिंग हैबिट भी एक ही जैसी थी। दोनों सिविलाइजेशन में यह देखा गया कि उनके टोटल डाइट का 90% हिस्सा प्लांट बेस्ड रॉ डाइट
ही था, यानी कि अधिकतर भोजन फल और कच्चा या थोड़ा उबला सब्जी ही होता था। नमक ना के बराबर और चीनी बिल्कुल कम। और इन दोनों सिविलाइजेशन में लोग अक्सर 100 वर्ष से अधिक जीते थे और उन्हें कभी लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा नहीं होता था। आज भी हुंजा इंडियन अक्सर 100 वर्ष से अधिक जीते हैं। वहाँ कोई बीमारी नहीं है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ना ही वहाँ कोई केमिस्ट है और ना ही कोई हॉस्पिटल। जबकि पीमा इंडियंस को आज दुनिया का सबसे बीमार सिविलाइजेशन का खिताब मिला है। कारण यह है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व एरिजोना में बसे पीमा इंडियन से उनकी ज़मीन अमेरिकन गवर्नमेंट ने यह कहकर छीन लिया कि बदले में उन्हें आजीवन मुफ्त भोजन मिलेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ने भोजन के नाम पर पैक्ड फास्ट फूड का सप्लाई शुरू कर दिया। परिणाम ये निकला कि लगभग 20 इयर्स में ही पीमा इंडियन का हर सदस्य भयंकर रूप से बीमार पड़ने लगा। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, अर्थराइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर और ओबेसिटी जैसी बीमारी से पूरा पीमा इंडियन ग्रस्त हो गया। चाइना स्टडी के अनुसार ऐसी ही कुछ बीमार लोगों को लेकर उनकी डाइट को फिर से मोर देन 90% फल और कच्चा और बॉइल्ड वेजिटेबल कर दिया गया और साथ ही नमक, चीनी, मैदा और मिल्क पाउडर और साथ में रिफाइंड ऑयल पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। ये पाया गया महज 1.5 से 2 साल में ही सब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। यानी कंक्लूजन ये है कि आप कितना ही सीरियस डिजीज से पीड़ित क्यों ना हो, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने डाइट को लगभग 90% रॉ प्लांट बेस्ड फूड करना होगा। और अगर आप किसी लॉन्ग टर्म इलनेस से पीड़ित नहीं हैं और आप जीवन भर हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट टोटल डाइट का 60% रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखना होगा। चाइना स्टडी ये कंक्लूड करती है, filling the body with a high concentration of chlorophyll and nutrients in its natural state from plant-based food leads to complete reversal of diseases. सिंपल भाषा में यह है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो 1.5 से 2 साल तक अगर आप 90% रॉ प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं तो आप अपनी खोई हुई सेहत वापस पा सकते हैं। इंसिडेंटली हुंजा के अलावा दुनिया में 6 और सिविलाइजेशन ऐसे हैं जहां आज भी बीमारी का कोई नामो निशान नहीं है और अक्सर लोग 100 वर्ष की आयु क्रॉस करते हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट सिमिलैरिटीज इन ऑल द 7 हेल्दीएस्ट सिविलाइजेशन आर: फर्स्ट, प्लांट बेस्ड फूड कंजम्पशन इन रॉ एंड बॉइल्ड फॉर्म is about 90 to 95%. Second is sugar consumption nil, salt consumption almost nil, animal based food consumption 1 to 5%, milk consumption very less, processed food consumption nil. द चाइना स्टडी की रिपोर्ट को सपोर्ट करते हुए जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 2003 में यह पब्लिश हुआ है कि रॉ डाइट कैन लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल बाय द सेम अमाउंट एज अ स्टैटिन कैन बट विदाउट एनी साइड इफेक्ट अनलाइक स्टैटिन। ठीक इसी प्रकार द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2001 का रॉ फूड के बारे में यह कहना है कि द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इंसिडेंट ऑफ hip fracture. However, patients who changed the diet to raw moderately had 36% fewer hip fractures. American Heart Association Science Advisory ने ये conclude किया है कि it would be short-sightedness to not recognize the enormous public health benefit that the raw diet could confer. ठीक इसी प्रकार American Heart Association Science Advisory में यह भी publish हुआ है कि patient derive more than 2.5 times more benefit from eating raw diet than did similar patients taking cholesterol lowering statin drugs. अब सवाल यह है कि अगर डाइट को पूरी तरह से नेचुरल एंड अनकुक्ड रॉ करने से ही सारे डिजीज खत्म हो सकते हैं तो यह बात जनता से छुपाई क्यों जाती है? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर स्कॉट ग्रुंडी, जो कि चेयरमैन है कोलेस्ट्रॉल गाइडलाइंस पैनल के, ने कहा, ड्रग्स कंपनीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल. They put huge effort in promoting the benefits of these drugs. There is no huge industry promoting healthy food. मेडिसिन के इतिहास में पहली बार दुनिया के 12 प्रमुख मेडिकल जर्नल्स इंक्लूडिंग जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, द लैंचेट एंड द एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया, एंड दैट इज ड्रैकोनियन, द नेक्सस बिटवीन द मेडिकल
researcher, and the corporate sponsors. And it made it clear that the pharmaceutical companies want you to live a long diseased life. आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा डिजीज की मार्केटिंग इस हद तक बढ़ गई है कि मेडिकल फर्टर्निटी यह भूल ही गई है कि उनका पहला उद्देश्य लोगों को निरोगी रखना है, ना कि प्रॉफिट के लिए अंधाधुंध दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक टेस्ट रिकमेंड करना. टाइम मैगजीन के आर्टिकल हॉस्पिटल वॉर के अनुसार अक्सर डॉक्टर्स मरीजों को महंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट रेफर करते हैं सिर्फ प्रॉफिट के उद्देश्य से. जाइए और अपने आसपास ढूंढने की कोशिश कीजिए कोई ऐसा डॉक्टर का क्लिनिक जहां आपको डॉक्टर के चैम्बर में टेबल पर पड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा गिफ्ट के रूप में दिए गए पेन, डायरीज, नोटपैड, पेपर वेट्स, टेबल क्लॉक या वॉल पर टंगे कैलेंडर एक्सेट्रा ना मिले. समझने की बात यह है कि गिफ्ट्स का सीधा असर डॉक्टर के सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है. इस बात की पुष्टि करते हुए अमेरिकन जर्नल ऑफ बायोएथिक्स में यह पब्लिश हुआ है, व्हेन अ गिफ्ट और a gesture of any size is bestowed, it imposes on the recipient a sense of indebtedness. The obligation to directly reciprocate, whether or not recipient is directly conscious of it, tends to influence behavior. I am sure after going through all these examples and references, you must have understood one hard fact, that you are told and educated about the disease in a way that even a thought of disease should panic you and you must surrender to the doctor. And then they guide you through a process which must keep you lifelong diseased and you become a permanent customer of them. If it is not that case, then why is so that not a single person on earth got cured of diabetes, high blood pressure, cholesterol problem, migraine, or even obesity burden using the modern medicine? However, the method I just told you can help you to get completely cured of all kind of lifestyle diseases within a span of just 3 to 6 months. अगर आप सोच रहे हैं कि बरसों पुरानी बीमारी जो कि महंगे इलाज से भी ठीक नहीं हो पाई, वो इस सिंपल रॉ फूड मेथड से कैसे ठीक हो सकती है, तो इस बात के जवाब के लिए हमें जाना होगा हजारों मिलियन ईयर पीछे जब धरती पर लाइफ नहीं था. देखिए बीबीसी का रिपोर्ट. 4,000 million years ago, before life began, when the earth was very young, what was the surface of the earth? What was its atmosphere like? Well, it was like a volcanic neighborhood anywhere, a cauldron of steam and ammonia and gases. What gases? One gas was absent. There was no free oxygen. That's crucial, because oxygen is produced by the plants and did not exist before life existed in a free state. These gases in their reducing atmosphere dissolved weakly in the oceans. How would they react now under the action of lightning electric discharges, under the action of ultraviolet light, which is very important in every theory of life and which could penetrate in the absence of oxygen? That question was answered by a beautiful experiment by Stanley Miller in America around about 1950. He put the atmosphere in a flask, the methane, the hydrogen cyanide, the ammonia, the water, the oxides of carbon, and went on for day after day after day, boiled and bubbled them up, put an electric discharge through them to simulate lightning and other violent forces. And visibly the mixture darkened. Why? Because on testing it was found that amino acids had been formed in it. That's a crucial step forward, because amino acids are the building blocks of life. From them the proteins are made, and proteins are the constituents of all living things.
हमें पता है कि एमिनो एसिड जीवन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है जो कि जीवन का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। इस वक्त अगर आप अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं तो उसकी वजह है हाथों के मसल में ऑक्सीजन का स्टोरेज, जिसे प्रोटीन ने मसल में रखा है। अब इस गहरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 1999 में डॉक्टर गुंटूर ब्लोबल को नोबेल प्राइज मिला था उनके खोज के लिए। उनका खोज यह था कि हर प्रोटीन में पहले से ही इनबिल्ट सिग्नल होते हैं जिससे यह तय होता है कि वो प्रोटीन किस सेल का हिस्सा बनने वाला है और सेल में किस भाग को बिलोंग करने वाला है। सिंपल भाषा में हम यह बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट ह्यूमन बॉडी के अंदर यूं ही भटकते नहीं रहते इस सोच में कि कहाँ जाऊं, कौन से सेल व ऑर्गन का पार्ट बनूं, बल्कि उनके अंदर पहले से ही एड्रेस कोड होता है कि किस सेल के किस भाग में डिलीवरी होनी है। यह है नेचर का अपना पोस्टल सिस्टम। जिस प्रकार चिट्ठी में पहले से ही एड्रेस होता है और पोस्टमैन उसे निर्धारित एड्रेस पर ही पहुंचाता है, लेकिन ज़रा सोचिए, किसी वजह से अगर एड्रेस मिट जाए या ठीक से पढ़ा ना जाए या एड्रेस वाला पार्ट फट जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या तब भी पोस्टमैन राइट एड्रेस पर उस लेटर को डिलीवर कर पाएगा? ठीक ऐसा ही है ह्यूमन बॉडी का फूड से संबंध। जब किसी फूड को ओवरकुक या डीप फ्रीज या माइक्रोवेव या प्रोसेस किया जाता है तो उसके अंदर की कोडिंग सिग्नल्स नष्ट हो जाती है और वह बॉडी में रैंडमली कहीं भी डिपॉजिट हो जाते हैं और ऐसे बीमारी की नींव आप अनजाने में ही अपने बॉडी में रखते हैं। अब ये बात स्पष्ट है कि 1999 के डॉक्टर गुंटूर के इस इम्पॉर्टेंट खोज से पहले मेडिकल साइंस की सारी तरक्की एक तरह से वेस्ट है। इसीलिए हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ने यह कहा था, नॉट द डॉक्टर नेचर हील्स। और थॉमस एडिसन ने भी अपने दूरदर्शिता से यह कहा था, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर will give no medicine but will take interest in his patient, in the cure of the human body, in diet, in the cause and the prevention of the disease. Even Napoleon Bonaparte ने कहा था, medicine is the collection of uncertain prescriptions, the result of which taken collectively are more fatal than useful to the mankind. हमें समझना होगा इंसान और नेचर के बीच एक अनोखा इक्वेशन है, एक अनोखा संबंध है जिससे जीवन कायम है। ज़रा सोचिए कैसा होता कि आपकी कार खराब होने पर अपने आप ही कुछ समय में ठीक हो जाती। यह एक फैंटेसी ही हो सकता है, लेकिन आपके बॉडी में ऐसा संभव है। जब कभी चोट लगती है या कट जाता है तो कैसे खून तेजी से बहकर उस जगह को पहले क्लीन करती है और फिर खून जम जाता है और उस जगह को पूरी तरह से कवर कर देता है और कुछ ही समय में नया स्किन बन जाता है और कुछ और समय बीतने पर पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई टॉक्सिक फूड हम बॉडी में इंजेस्ट करते हैं तो डायरिया या वोमिटिंग के थ्रू बॉडी अपने सिस्टम को क्लीन करता है। सो दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग। सो बी क्लोज टू द नेचर एंड नेचर विल टेक केयर ऑफ यू, क्योंकि आपकी बॉडी जीवन को समर्पित है, ना कि मौत को। लेकिन अगर आपको 1.5 से 2 वर्ष का समय बहुत अधिक लगता है कंप्लीट क्योर के लिए और आप कुछ ही महीने में सेहतमंद होना चाहते हैं, तो हमें जाना होगा हजारों वर्ष पहले, जब मानव 10,000 BC टू 8,000 BC, ठीक वो समय जब मानव जानवर से इंसान बना, बाकी जीवों से अपनी एक अलग पहचान बनाई। मानव ने वीट ग्रास से दोस्ती की। पहली बार मानव ने सिविलाइज्ड कॉलोनी में नींव रखी। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं कि वीट ग्रास मानव के लिए एक अमृत के रूप में साबित हुआ। यही एक ऐसा पौधा है जिसमें वह सारे विटामिन, मिनरल, फाइटोन्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट ठीक उसी रेशियो में है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जस्ट परफेक्ट है। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश ने धरती को आलासुर के प्रकोप से बचाने के लिए आलासुर को निगल लिया था, तब उनके पेट में बहुत जलन पैदा हुआ। जब सारी देवी देवता अपनी सारी पावर लगाकर भी भगवान गणेश के पेट के जलन को कम ना कर पाए, तब 8800 साधुओं ने मिलकर गणेश भगवान को घास का सेवन कराया और वह ठीक हो गए। वीट ग्रास का जिक्र कई सारे ग्रंथों के साथ बाइबल में भी एज ए पेनेशिया ऑन अर्थ का रूप में है। लगभग 100 से ज़्यादा
मेजर रिसर्च वर्क से यह साबित हो चुका है कि व्हीट ग्रास जूस बॉडी में 3 तरह से काम करता है। फर्स्ट इज द क्लीनिंग वर्क। व्हीट ग्रास जूस बॉडी में बरसों से जमे टॉक्सिन्स को निकालना और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को क्लीन और प्यूरिफाई करना। फर्स्ट इज द क्लींजिंग वर्क। व्हीट ग्रास जूस का पहला काम है क्लींजिंग। बॉडी में बरसों से जमे टॉक्सिन्स को व्हीट ग्रास जूस निकालता है और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को क्लीन एंड प्यूरिफाई रखने में मदद करता है। टू अंडरस्टैंड दिस, देखिए एक 15 साल बच्चे का कोलोन जो कि अक्सर फास्ट फूड खाता है। कोलोन में आपने देखा कि किस प्रकार मल और टॉक्सिन कोलोन में चिपके हुए हैं और जो न केवल कोलोन को डैमेज कर रहे हैं बल्कि ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर कई तरह के बीमारियों का कारण बन रहे हैं। लगभग 90% बीमारियों का जन्म कोलोन के टॉक्सिन से ही होता है। 100 ml व्हीट ग्रास जूस का एनीमा लेकर कोलोन में लगभग 15 मिनट्स अगर आप रखते हैं और नियमित रूप से हफ्ते में एक बार सुबह व्हीट ग्रास एनीमा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद गायब हो सकती है। व्हीट ग्रास जूस का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना, जिसके लिए व्हीट ग्रास जूस सबसे पहले बॉडी में विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी को ठीक करता है। व्हीट ग्रास जूस का थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क है ऑर्गन डैमेज को हील करना और कैंसरस सेल्स के ग्रोथ को अरेस्ट करके कैंसरस सेल्स को डोरमेंट एंड इनएक्टिव करना। अगर आप 90% प्लांट बेस्ड डाइट के साथ रोज लगभग 50 to 100 ml व्हीट ग्रास जूस लेते हैं और हफ्ते में एक बार व्हीट ग्रास एनीमा भी लेते हैं तो 3 to 6 मंथ्स में ही लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, अर्थराइटिस, माइग्रेन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर, ओबेसिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड डिजीजेस कनेक्टेड विद लो इम्यूनिटी से मुक्त हो सकते हैं। यह देखा गया है कि दुनिया के लगभग सारे कार्निवोरस एनिमल्स जब भी बीमार पड़ते हैं तब घास ही खाते हैं। देखिए इस वीडियो में कैसे डॉग, कैट, टाइगर, लायन घास का सेवन कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि टाइगर घास नहीं खाता है, पर सच तो यह है कि टाइगर भी घास खाता है जब वो बीमार पड़ता है। अब सबसे गहरी बात, our health is dependent on the health of the plants we are eating and the health of the plants is dependent on the health of the soil. Plants need over 30 different nutrients for its growth. These 30 different nutrients are present in soil in available and non-available form. Non-available form of the nutrients are converted into available form by the microorganism in the soil. Today's fertilizer culture has made soil free of microorganism, resulting in fruits and vegetables deficient of many nutrients. Indian scientist late प्रोफेसर श्रीपद दाभोलकर ने एक ऐसा मेथड इन्वेंट किया है जिससे आप घर पर ही 100 डेज में एक ऐसा फर्टाइल सॉइल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ग्रोथ प्रोमोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग 500 वर्ष पुराने फॉरेस्ट सॉइल के बराबर होगी। प्रोफेसर दाभोलकर ने इस मिट्टी का नाम अमृत मिट्टी रखा है। ICRISAT के अनुसार द सैंपल ऑफ अमृत मिट्टी हैज़ अप टू 100 मिलियन प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ग्राम, हाईएस्ट एवर मेजर्ड इन आवर लैब। हील विदाउट पिल डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में मैं और मेरी पत्नी लेट प्रोफेसर दाभोलकर के असिस्टेंट डॉक्टर दीपक सुसदे से मिले और अमृत मिट्टी बनाने की ट्रेनिंग भी ली। अमृत मिट्टी के प्रभाव को देखने के बाद मैं कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि यह भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आविष्कार है और अगर अमृत मिट्टी को मास प्रोड्यूस किया जाए तो न केवल यह भारतीयों के हेल्थ में सुधार ला सकता है बल्कि भारत के इकोनॉमिक हेल्थ में भी एक बड़ा योगदान दे सकता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द साइंस, commerce and the politics of medicine, I traveled internationally and conducted several heal without pill workshops and seen thousands of people reversing the lifestyle diseases just by changing to raw plant-based diet and wheatgrass juice. Here I am sharing some of the success stories and finally a message from Swami Ramdev ji who has inspired me to spread the knowledge of truth worldwide. I wish you a healthy, happy, long life. I am Surinder Makhija. I am 63 years old and professionally I am a graduate engineer from IIT Kharagpur.
working as a senior vice president in a company at Delhi now. Some 8 years back, I was diagnosed of a serious ailment. It was a life-threatening situation. I was in a pretty bad situation at that time. It was solely because of the divine intervention of my Guruji that I was able to recover. But post-recovery, I was very weak. I had large number of related problems. And someone suggested to me to use wheatgrass. So we started using wheatgrass initially on a trial basis, and we found that it did help me to enhance my energy levels. It also built up my immunity, and I was able to recover very fast. And since then, that means almost 8 years now, I am using wheatgrass on regular basis. Wherever I am, we try to locate a good source of wheatgrass. And I'm very happy that this company has found a very novel way of supplying wheatgrass in trays, which remains fresh as long as we are able to use it. वीट ग्रास को मैंने भी 90 डेज तक लगातार लिया. मुझे डायबिटीज़ थी और अब मैं विदाउट मेडिसिन डायबिटीज़ क्योर हो गई है और मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा और मैं ठीक ठाक हूँ. मैं अरविंद धवन हूँ. मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन और रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दी है इन MP सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज. काफ़ी सालों से प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे बाएं साइड छाती पे और बाएं बाजू में ऊपरी हिस्से में सूजन होती थी और दर्द होती थी और चलने पर काफ़ी दर्द होती थी. डॉक्टर ने जो दवाई दी, डायग्नोस किया था, कहते मस्कुलर पेन है और 2 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ. दवाई खाता हूँ, आराम आता है, फिर शुरू आता है. कभी कभी तो पेन दर्द दिन भर होती है. तो एक दिन मैंने ये वीट ग्रास की वैन देखी, मेरे घर के बाजू में खड़ी थी. मैंने देखा ये क्या चीज़ है, तो मैं सोचा इसको भी ट्राई किया जाए. तो एक दिन मैं इधर से गुजर रहा था तो ये वैन यहीं नीचे खड़ी थी. मुझे मालूम था कि ऑफिस ऊपर है. जब मैं ऊपर चला आया और तब से मैंने ये वीट ग्रास शुरू कर दिया है और ये शुरुआत हुई थी 25 फरवरी 2012. नतीजा ये है कि अब स्वेलिंग तो बिल्कुल गैप हो गई है और दर्द जो कंटिन्यूस होती, लगातार होती थी, अब वो बीच बीच में होती है और काफ़ी फ़र्क पड़ गया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद यही मेरी प्रॉब्लम का सलूशन है. Good afternoon. My name is Lalit Raj Jain. Basically from 25 years I am in Bangalore. I am having running one handwriting academy in Seshadripuram. That also one beautiful science. But last year when I saw one pamphlet, you can reverse your disease, heart disease, any. I can't believe how it's possible. I got heart attack 2 years, 6 months back. But 2 days they admitted in Narayana Hridayalaya. But I decided I don't want to go to operation and angioplasty. I have 100% one blockage and 2 is 80%. But I request doctor, can I go without any operation? He said that is left to you. That time I have some few positive mind in there. I came without operation to house and whatever I have some start doing. But that time ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೇವರು ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, that time God is not coming directly, He is sending somebody to front of us. So I met last year Biswarup Rai. I attend his seminar and same day I attend the next day I went and I start the technique using. That time I have every day 6 to 7 tablet and food style and I am taking that care. But when this technique I start using,
within 21 days. Here, whatever I am finding heaviness on my heart, completely gone. And now I can run 1 floor, 2 floor, 4 floor. I reduced my medication 6-7 tablet to now I am taking 3 tablet. But that also I have that belief and confidence. Within 3 months, I am going to stop all medicine, not a single tablet, and 100% blockage came to 80, 80 came to 60. I have report also here with me. Bishop Rai said, you bring at least report. Somebody asked, well, no problem, I have that report. And that technique I use, my mother, 72-year-old, she have diabetic last from 7 or 8 years. Every day we are giving insulin. And after some medicine also there, per day 2-3 tablet. And when I start this using technique, within 10-15 days, we are stopped insulin. And last 3 months continue, we are using this technique. Today, I am giving only 1 tablet, but that tablet also going to stop within another 1 or 2 months. So this miracle, I am saying miracle, definitely my heart. And when I use this technique, not only heart is become very good, all right, heaviness is over. But you can't believe, my hair falling is lot of hair falling that time. And when I use this technique, within 3 months, now I have 7 months over that technique. 3 months, totally my hair falling stopped. Sometime I am searching not a one hair in my bathroom. Before I have 40-50 hair. That is surprise. And new hair growth in my mind. You can see that. And 60 to 70% hair is white. Now 50% hair white to black. This happened with me. This is technique. At least I need clap because of this gentleman. Really I appreciate. God is sent in my life. That is my U-turn in my life. Thank you all of you. मैं लता और मेरे हस्बैंड हैं श्राविल कुमार। अभी पिछले साल मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर का पता चला था, तो डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करा लीजिए। फिर विश्वरूप जी से मैं पहले से ही लिंक्ड हूँ, तो मैंने इनसे बोला कि फिर वीट ग्रास के बारे में मैंने अच्छे से पूछा, तो उन्होंने बोला कि शुरू करो। 3 महीने हो गए हमें लेते हुए, और अब इनको चक्कर भी नहीं आते हैं और अंधेरा जो प्रॉब्लम कहते थे वो भी नहीं आते हैं। एंड मुझे भी पाइल्स की प्रॉब्लम थी, एंड उसकी वजह से मेरी आंखों के आगे भी अंधेरा होने लग गया था। 3 साल हो गए थे, और कभी एलोपैथिक, कभी होम्योपैथिक, कभी आयुर्वेदिक, कुछ भी दवाई लेने से 10-12 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीने, इतना मैक्सिमम मुझे आराम आया। देन उसके बाद नहीं। लेकिन जब से वीट ग्रास जूस लिया है, 90% मुझे इसमें रेगुलर आराम है। और मैं अपने बच्चों को भी हेल्थ के लिए देती हूँ, गुड हेल्थ के लिए, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को भी लीवर की प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है, सबसे अच्छी बात मैंने ये समझी है कि जो सेल हमारे डैमेज हो चुके हैं उनको भी और दोबारा से रीजनरेट करते हैं, तो इससे और कोई भी बीमारी हो ना, वो ठीक होगी ही होगी। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है इसकी नॉलेज से। एंड थैंक्स टू मिस्टर विश्वरूप चौधरी जी। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लास्ट ईयर जो है मेरे को पता चला कि मेरे ब्रेन ट्यूमर है, और अब जो है मेरे का कॉपी सफदरजंग हॉस्पिटल ने मेरे को इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन मैंने थोड़ा डिले किया। मैंने कहा ब्रेन ट्यूमर का जो है ऑपरेशन बड़ा टफ है, तो मैंने उसको अवॉइड किया। एम्स ने भी मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला, लेकिन फिर विश्व जी के पता चला कि वीट ग्रास का है, तो मैं 3-4 महीने से हम ले रहे हैं। अभी मेरे को बीच में चक्कर भी आने लगे थे, मैं काफ़ी छुट्टियों से भी, ऑफिस से छुट्टी में भी रहा। अब जो है लेकिन मेरे को 3-4 महीने से बिल्कुल आराम है इस चीज़ में। मेरी ओवरी में 50 mm का सिस्ट हो गया था, तो डॉक्टर ने इमीडिएटली मुझे बोला कि आप सर्जरी करा लीजिए। मेरी ऑलरेडी 2 सर्जरी हो चुकी है, क्योंकि मेरे दोनों किड्स सिजेरियन हैं, तो मैं 3rd सर्जरी को प्रेफर नहीं करना चाहती थी। मुझे डॉक्टर विष्णु जी के बारे में पता चला कि वो इस तरह का कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हील विदाउट पील।
मैं वीट ग्रास एवरीडे लेती हूँ और मुझे 2 मंथ्स इस ट्रीटमेंट को लेते हुए हो गए हैं। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इससे। मेरा जो वेट रिडक्शन था वो अराउंड 4 to 5 kgs कम हुआ है। मेरी नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव हो गई है और मेरी प्रॉब्लम में भी काफ़ी रिलीफ मिला। जो मेरा पेन था अब ठीक हो गया है। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी इस ट्रीटमेंट को लें तो उनको नेचुरली फ़ायदा होगा और ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो इसमें कोई मेडिसन या किसी तरह के कोई हार्म्स नहीं है। मेरा यही ओपिनियन है कि जिसको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर विष्णु से एक बार कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम के बारे में देखें। मेरा वेट अराउंड 5 ईयर्स से कांस्टेंट था, एक ही स्केल पर था। मैं हमेशा मॉर्निंग में मेरा एक काम होता है मेजरमेंट लेना और बेड टी पीना। तो मेजरमेंट में हमेशा मेरा इंच टेप में जो भी आता है वो एक सेम ही आता था हमेशा। मगर जब से मैंने ये वीट ग्रास लिया है तब मेरा 5 इंचेस टमी से कम हुआ है, 5 kgs मेरा वेट कम हुआ है और अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ इस ट्रीटमेंट को लेकर। तो आई थिंक जिसको कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर विष्णु जी के पास आ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेरा नाम सूर्यकांत है। मैं एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ जिसमें मैं बैठा हूँ अभी। इस दवाई के बारे में, वीट ग्रास के बारे में करीब मैं पिछले 4 साल से जानता हूँ और 4 साल पहले एक सिंपल जानता था कि ऐसी कोई चीज़ आती है। मेरे पिताजी को शुगर हुई थी 4 साल पहले। वो मीठे खाने की बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। कुछ परेशान हो गए, उनको पता लगा करीब 4 साल पहले उनकी शुगर 248 आई। तो उनको बड़ी परेशानी हुई, बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा, कैसे जीवन व्यतीत होगा बिना मीठे के। चलो मीठा भी छूट जाएगा लेकिन ये बीमारी कहाँ से आएगी, इसके साथ तो गुजारा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी ने हमें, एक गांव के लोगों ने में से किसी ने हमें सजेस्ट किया कि ऐसे एक दवाई बनाएं आप, घर में रही उसे लेके देखें आप। तो घर पर हमने कुछ वीट ग्रास खुद पैदा किया करके फिर उसे लेके देखा। 7 दिन के अंदर मेरे फादर की शुगर 78 आ गई। यकीन मानिए उस समय कोई जानता नहीं था इसको। आज तो बहुत अच्छी पब्लिसिटी है, बहुत अच्छे लोग जानने लगे हैं इसको, बट उस टाइम जब मैं जानता था इसको तो 78 शुगर। हम सब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए कि आखिर हो कैसे गया, इतनी कम शुगर कैसे हो गई। हमने लगातार 3 अलग अलग लेबोरेटरीज में टेस्ट कराया, सब जगह वही 78, 80, 78, 80, 78, 80। तब बड़ी हैरानी हुई, बहुत अच्छा लगा देखकर। कुछ आज भी ऐसी चीज़ें नेचर में अवेलेबल हैं जिसको हम लोग छोड़ बैठे हैं और नहीं जानते, और जो बहुत ईजी हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। और उसके बाद अब जब डॉक्टर साहब के ज़रिए ये चीज़ ओपन मार्केट में आई है, मैंने बहुत से लोगों को दी है। मेरी मदर को 12 साल से शुगर है। उस समय मेरी मदर ने, जिस समय मेरे पिताजी ने शुगर की दवाई की जगह पे रहना शुरू किया था, तब मम्मा ने विश्वास नहीं किया। लेकिन अब जब मार्केट में कंसेप्ट बनकर आई ये आइटम, तब मेरे मदर ने शुगर की जगह दवाई के साथ ये लेने की कोशिश की। जो मेरी मदर की शुगर 250 से नीचे कभी आती नहीं थी। यकीन मानिए 250, 300, 350 ऐसी शुगर आती थी। यकीन मानिए 7 डेज में उनकी शुगर 92 खाने से पहले और 95 खाने के बाद। बहुत ही हैरानी वाली बात थी कि आखिर इतनी कम शुगर आई कैसे। बस ये सिर्फ इसी दवाई का कमाल है। मैंने इसके साथ साथ मार्केट में बहुत से लोगों को और भी दी है, अपनी तरफ से कन्विंस की, क्योंकि मैं पहले से इस दवाई को जानता था। इसके बहुत से और अच्छे फायदे हैं। बहुत से लोगों को जानता आज भी हूँ मैं, जो पहले से इस दवाई को जानते हैं। कई लोगों ने, गांव के लोगों ने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था, कंसेप्ट वाइज नहीं, केवल बताने के रूप में। कंसेप्ट वाइज तो डॉक्टर साहब लेकर आए हैं पूरी रिसर्च करके कि हाँ इसमें क्या क्या फ़ायदे, बहुत से फ़ायदे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो फरीदाबाद में रहते हैं, करीब 2 साल से कैंसर के पेशेंट हैं। मैंने डॉक्टर ने कह दिया 2 फॉर रेस्ट, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, जाइए आप आराम कीजिए, कुछ दिनों के मेहमान हैं आप। और लगभग 2 साल से वो इस दवा को ले रहे हैं और उनको कैसी भी कोई परेशानी नहीं, बिना दवाई के। वो केवल वीट ग्रास के जूस के ऊपर ही जीवित है। और अल्सर का पेशेंट, आप यकीन मानिए हमारे एलोपैथ में अल्सर का कोई इलाज ही नहीं है, कैसा भी इलाज नहीं है अल्सर का। और आज मैं बताता हूँ, मैंने अपने एक पेशेंट को ये देखा, करीब 40 ml पर डे उसको पीने को बताया हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, और करीब उसने 40 दिन पिया। मैंने उसे 1 महीना बोला था, 40 दिन पिया। आज उसका अल्सर का कोई नाम नहीं है। आज लगभग उसे महीना हो गया, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ खाता है, सब कुछ पीता है। I'm here to share my experience about wheatgrass juice, or what I'm taking from last 6 to 8 months, and I'm feeling very good, very great experience what I have. And like approximately around 3 months before, I was having jaundice. I was suffering from jaundice disease, which you call in Hindi pilia. It is a very dangerous disease, very dangerous, and it takes a lot of time to recover from this disease. I attended the seminars of Dr. Vishwarup Roy Chaudhary, and really, I had a very great experience of that. Second experience is my mom was suffering from chikungunya,
As all you know that in chikungunya you have a lot of joint pains. Like she was not able to work, she was not able to walk even, she was not able to do anything, any kind of work. But after taking the juice, daily juice, from last 6 to 7 months, she's perfectly fine. I think she's not here right now, but she's perfectly fine now. And so she's there, she's sitting there, who's shaking the hand. So now I want to say, like, I want to thank, I'm a rapper. I want to tell you I'm a rapper, I sing. And so I want to thank Mr. Vishwaroop Roy Chaudhary in my way. So if he allows me to sing, so thank you, sir. Messi gata neha labda zindagi nu idhar udhar. Messi gata neha labda zindagi nu idhar udhar. Fir ek din mila main Vishwaroop Chaudhary nu jinne badal ditta zindagi jeene da asool. Jinnu pee ke main vekho kinna ban gaya cool cool. Jinnu main pee ke vekho ban gaya cool cool. Tusi vi pee ke innu vekho ban jaoge chap. Tusi vi pee ke innu vekho ban jaoge chap. Aha aha aha. Tusi vi pee ke innu vekho ban jaoge chap. Once again I wanna speak those words in front of you. Once again I wanna speak those words in front of you. Just make a clap for record, hold a legend dude. Just make a clap for record, hold a legend dude. Just make a clap for record, hold a legend dude. I'm Kevin Shapuri and I'm a tarot card reader. I met Mr. Vishwaroop Roy Chaudhary in a gym. मैंने जिम में उनकी किताब देखी थी हील विदाउट पिल, और जैसे ही मैं पेज पलट रही थी तो मैंने वो लाइन, मेरी नज़र उस लाइन पे गई, थॉट्स बिकम थिंग्स. तो मुझे लगा कि जो ऑथर है उसकी मेंटालिटी सेम लेवल की है, क्योंकि सिंस आई एम अ tarot card रीडर तो हम लोग भी यही बातें करते हैं. तो आई बिकेम वेरी क्यूरियस टू टॉक टू हिम. जब मैं उनसे मिली तो मुझे पता लगा उन दिनों वो वीट ग्रास के बारे में रिसर्च कर रहे थे. तो सिंस आई एम अ फिटनेस फ्रीक तो मुझे लगा कि, और मैंने वीट ग्रास के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था कि वीट ग्रास बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. तो आई वांटेड टू हैव इट, एक्सपीरियंस इट. तो मैंने उनको बोला कि मुझे चाहिए. तो उन्होंने बोला अभी तो हम अपने स्टाफ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी हमने शुरू ही किया है, तो आप ले सकते हो. तो मैंने तब से 15th August 2011 आई रिमेंबर वेरी वेल, बिकॉज 15th August है इसलिए मुझे ज़्यादा याद है. तो तब से लेकर अब तक मैं वीट ग्रास बहुत ही रेगुलर ले रही हूँ. एंड आई हैव सीन मेनी मेजर चेंजेस. फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम इज़ कि मेरी स्किन में रैशेस होते थे, स्किन प्रॉब्लम थी, जो कि मुझे डॉक्टर ने, मैंने काफ़ी इलाज वगैरह भी कराया था, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ये आपकी जेनेटिक है, ये जा नहीं सकती है, आप जितना मर्जी कर लोगे ये तो रहेगा ही रहेगा. हाँ आप लगाओगे, मेडिसिन लगा लोगे, ले लोगे तो ठीक हो जाएगा, बट एलर्जी है तो जैसे ही वेदर चेंज होगा या कुछ भी होगा. बट टचवुड जब से मैं वीट ग्रास ले रही हूँ तो आई हैव सीन ट्रिमेंडस चेंज इन माई स्किन. मुझे तब से रैशेस नहीं हुए हैं और काफ़ी एनर्जेटिक फील करती हूँ. డాక్టరు అవసరం గడ్డలని అన్నాడు, ఆపరేషన్ చేయాలని అన్నాడు, మందులకు తక్కువ ఉంటుంది. She is my grandmother, about 82 years old, and diagnosed cancer in November 2011 in Yashoda Hospital, and advised to go for a laser operation followed by chemotherapy. But immediately I came to know about Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary and contacted him with us. His advice, started therapy. In 45 days she has completely cured. Our whole family is thankful to Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary. Thank you. My name is Prasad. I work for a pharmaceutical company in Tumkur. And this is my cousin Chaita. She had attended Dr. Chaudhary's last workshop in Bangalore, and she learned some of the techniques particularly for improving the health. And my mother, she has been suffering from diabetes for past 8 years. And previous to this, about 6 months back, her blood glucose level was in the range of about 380 to 400 mg per deciliter. And now it has come down to less than 180. And it's gradually improving. And more than that, you know, some of the techniques taught has really helped in improving our overall health. So it has really helped us. And thanks, Dr. Chaudhary, for the help.
I'm Javed. I'm using wheatgrass for the last couple of months. I'm feeling very good about it, and it's really give you a better feel, and I'm recovering from my blood sugars as well as blood pressures. नमस्कार, मेरा नाम सुनीता अटासनिया है और मैं हैदराबाद से हूँ। मैंने विश्वरूप रॉय चौधरी सर का जो मेमोरी टेक्निक्स का जो सेमिनार होता है वो मैंने 8 महीने पहले मेरे बेटे के साथ अटेंड किया था। इससे मेरे बेटे को और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। मेरे बेटे को पढ़ाई में उसके लिए बहुत मदद मिली और वो अब को कितना भी बड़ा लेसन हो वो बहुत जल्दी से याद कर सकता है। और मेरे लिए तो एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि बचपन से मेरे को 4.5 नंबर -4.5 चश्मा था और इससे मैं बहुत दुखी थी। लेकिन जब मैंने सर का जो सेमिनार अटेंड किया और जिसमें उन्होंने हमें माइंड क्लिनिक के बारे में बताया, जिसमें हम सेल्फ का क्योर खुद ही कर सकते हैं, ऐसे टेक्निक्स उन्होंने बताए। उस टेक्निक्स को फॉलो करके मैंने पिछले 8 महीने से मेरा नंबर जो -4.5 था वो अभी -2.75 है और मैं आशा करती हूँ कि अगले साल तक मेरा ये पूरा चश्मा चला जाएगा और मैं नॉर्मली सबकी तरह देख पाऊँगी। एंड इसके लिए मैं सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये है जो गिफ्ट उन्होंने दिया है, मैं उसके लिए उनका आभार बहुत प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। मेरे पास एक प्रोविज़न था कि मैं घर पे ग्रास जूस बना के और अपने हस्बैंड को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दे सकती थी। सो जैसे ही थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू हुआ बॉम्बे में, मेरा इतना रेगुलर 8 साल तक रहा ग्रास जूस देने का। सुबह उठ के और 200 ग्राम्स ऑफ ग्रास, व्हीट ग्रास, और उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप नीम का गलोया जस्ट लिटिल पार्ट 2 इंचेस उसका डाल के और अगर जूस बनाते हैं और थोड़ा तुलसी पत्ता 18 to 20 पत्ते डाल दीजिए और उस जो जूस को आप देते हैं उससे जो साइड रिएक्शंस होते हैं मेडिसिन के और ट्रीटमेंट के, वो सब जो है वो इतने स्मूथली रिकवर हो जाते हैं कि ना तो पेन्स होती हैं बॉडी में, जो पेन्स एंड एक्स होती हैं, और जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इतने नॉमिनल हो जाते हैं कि आदमी को बर्दाश्त करना आसान होता है। बिकॉज दिस ओनली कैंसर पेशेंट नोज कि कितना डिफ़िकल्ट होता है एक ट्रीटमेंट को लेना भी। ट्रीटमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको सबसाइड करने में इतनी व्हीट ग्रास हेल्प करती है। Hello, I am Dr. Mayank Pandey. I am a senior medical officer working in Patanjali Chikitsalaya since 4 years. Now regarding wheat grass juice, I am talking about. It is a very good nutritional value supplement for all type of curable disease or uncurable diseases. Presently, right now, we are using wheat grass juice as a immunomodulator in case of cancers. The patients who are taking chemotherapies, it is giving very good results regarding the platelet counts, which tends to decrease during chemotherapy of a patient. By using wheatgrass, it is very quite effective. If taken twice in a day, empty stomach, 30 ml twice in a day, it's giving very good medical results in improving the platelet counts of the patients. Apart of this, we are using wheatgrass juice as a local applicant in case of burning micturations. Sore throat, in case of sore throat, we are using wheatgrass juice locally. And in case of epistaxis, we are using it 2 drops daily, morning and evening, in the nasal areas, which is giving excellent results. But for this, we are using it in heart disease also. We are dealing triple vessel disease patients, and along with our medicines, we are giving it regularly twice in a day, 50 ml, along with Giloy juice, Giloyspirus, which is better known as. So these are the good results we are getting from wheatgrass juice. Along with this,
Along with this, it is a very good vitamin source. In fact, it is having vitamin A, B and E and C also. The vitamin C content of wheatgrass juice is much more than any other citrus fruits. So we are very effectively using it in gums disorder like scurvy and all related gums diseases. That's all I can say about wheatgrass. Use it because it can cure the incurable. मैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डायरेक्टर एम आयुर्वेदा। जैसा कि व्हीट ग्रास के ऊपर मैं कई वर्षों से इसके ऊपर प्रयोग करता आ रहा हूँ और बहुत से पेशेंट्स के ऊपर इसका लाभ देख चुका हूँ। व्हीट ग्रास का कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम आता है। जिसको भी हम व्हीट ग्रास का जूस देते हैं तो मैंने देखा है कि उस पेशेंट की काया ही कल्प हो जाती है। हमारी बॉडी को ऑलमोस्ट 102 प्रकार के एसेंशियल विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं और अराउंड 90 के आसपास ये सारी चीज़ें जो है अकेला व्हीट ग्रास ही हमें देता है। तो आपने कभी भी देखा होगा जैसे कोई भी जानवर है, अगर वो बीमार होता है तो वो अपना खाना पीना छोड़ देता है और सिर्फ घास खाता है। इसी तरह से प्रकृति ने ये गेहूं के जवारे या जिसको हम व्हीट ग्रास कहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज़ पैदा की हुई है। अगर हम इसका सेवन करते हैं बीमार होने पर या बिना बीमार हुए भी हम इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। जो भी इसका प्रयोग करता है अगर बिना बीमार हुए भी, तो मैं ये शर्तिया रूप से कह सकता हूँ कि वो आने वाले टाइम में कोई भी बीमारी उसको नहीं हो सकती। Hello, good morning. Myself Dr. Parul and I am a homeopath practitioner. According to me, wheatgrass is a nature's greatest gift. It has a high nutritional content, acts as a blood purifier and has a regeneration capacity. Approximately 70% of the crude chlorophyll have high energizing effect, alkalinize our body. According to the Dr. Young and Dr. Steve, the chlorophyll molecule of the wheatgrass is very similar to the hemoglobin molecule, but only one difference is there, and that is the central element of the chlorophyll is magnesium and the central element of the hemoglobin is iron. But there is so much similarity that the human body can convert the chlorophyll into this hemoglobin, and thus it helps in increasing the RBC count and the blood carrying capacity of the oxygen. Then according to the University of the California, it has been stated that it contains an enzyme that repairs the faulty DNA. Then it has lab enzymes that work with the enzymes of our body and carry out many body functions. Enzymes also have a deterrent effect on the cancer acting cells. Then the three important effects of the wheatgrass is that it acts as a blood purifier, liver detoxifier and a colon cleansing action. Because it is a rich source of vitamin A, B, E, K, then sodium, potassium, sulfur and approximately 17 amino acids. And because of all this, we should say goodbye to junk food and welcome to wheatgrass juice. Myself, Dr. Sood. I am homeopathic doctor. About wheatgrass, I must say, it improves immune system of the body. It helps increase in platelet count. Moreover, I usually give to most of my patients who suffer from cancer. It's a good alternative therapy. While the patient is undergoing chemotherapy or radiotherapy, I think we must give treatment of wheatgrass juice. It will help increase platelet count, RBC, as well it will improve the immune system of the body. Thus it helps cure cancer. मैं विश्वरूप जी के साथ काफ़ी 4-5 साल से जुड़ा हूँ, वो भी इसीलिए कि मैं एडवेंचर का शौकीन हूँ और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जिसके चीफ एडिटर विश्वरूप जी हैं, उसमें मैंने एक अपना रिकॉर्ड डाला था जो 54 दिन की यात्रा थी, 18,666 किलोमीटर की।
तो उसके कारण से इनसे संपर्क में आया और कुछ सोशल काम, क्योंकि मेरी सोशल काम करने की प्रवृत्ति है, उसकी तरफ विश्वरूप जी मेमोरी ट्रेनर रहे हैं, पेमेंट से सेमिनार्स करते थे ये, और इस तरह के कुछ मैं माइंड और मेडिटेशन की तरफ जाने वाला इंसान हूँ, तो मैं उस तरफ इनको थोड़ा थोड़ा प्रेरित करता रहा और ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं आज मुबारक देना चाहूँगा, अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा विश्वरूप जी को, नीरजा जी को, उनकी टीम को, रिंकी जी को, कि इन सब ने अपने उस काम के साथ साथ ये जो सेवा वाला काम है इसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी गति से ये कदम बढ़ाया है। क्योंकि मैं विश्वरूप जी और नीरजा जी को देख रहा हूँ, इन्होंने एक छोटी सी शुरुआत करके ये इतना बड़ा एक परिवर्तन की चीज़ तक ले आए हैं इसे, जो मैं एक IAS ऑफिसर होकर के जो आज 30 साल की सर्विस, 29-30 साल पूरी कर चुका हूँ, जगह जगह पदों पर, डिपार्टमेंटों में, कहीं डायरेक्टर, कहीं कमिश्नर रहने के बावजूद ये जो डेंट है ये हम नहीं बना सके। और आप सब जरूर उनकी भावना को समझ करके कि किस तरह से वो अपना धन लगाकर, अपना समय लगा करके ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उनको अवश्य सहयोग देंगे और निस्वार्थ भाव से सहयोग देंगे और उसमें आप सब भी सहभागी बनेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं और विश्वरूप जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज याद किया और यहाँ पर आप सबको पुनः इस फरीदाबाद में मुझे आने का मौका दिया आप सबके बीच में। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि भाई विश्वरूप राय चौधरी जी ने हमारे डॉक्टर्स के साथ एक संवाद रखा है कि हम देश और विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था में अपने एक स्वस्थ योगदान को कैसे तय करें। इतने लोग दवा न मिलने के कारण मरते हैं, उससे ज्यादा लोग दवा खा करके मरते हैं। इसके ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हर चीज को साजिश करार नहीं देता हूं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि आखिर हमारी उपचार की दिशाएं क्या हैं। प्रतिबंधित दवाओं का सेवन जब विश्व के विकसित देशों में बंद हो जाता है, तो जो विश्व के विकासशील देश हैं उनके अंदर उन प्रतिबंधित दवाओं को क्यों डंप किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और प्रश्न यही समाप्त नहीं होता। डॉक्टर की जो भूमिका है वो इलाज की होनी चाहिए। डॉक्टर यदि कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करें तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो रोगी के लिए भगवान होता है। और यदि भगवान, जिसके बारे में इतनी बड़ी मान्यता है कि वो जीवन दान देते हैं, और ये सच है कि व्यक्ति का जब किसी बीमारी से जीवन संकट में आ जाता है तो डॉक्टर उसको बचाता है। वो भगवान भगवान ही रहना चाहिए, उसको हैवान नहीं बनना चाहिए, उसको शैतान नहीं बनना चाहिए। उसमें चाहे वो एलोपैथ के डॉक्टर हों या होम्योपैथ को हों या आयुर्वेद के हों, जो झाड़ फूंक करके या और नीम हकीम खतरे जान, मतलब इस तरह के इलाज जो भी करने वाले हैं। अब एक डॉक्टर को शल्य चिकित्सा इसलिए नहीं सिखाई गई थी कि वो भ्रूण हत्या करवाएगा। शल्य चिकित्सा उसने इसलिए नहीं सीखी थी, सर्जरी इसलिए नहीं सीखी थी कि वो उससे किडनी चुराएगा। लेकिन ऐसा भी होता है, या गैर जरूरी ऑपरेशन करेगा। यदि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो सर्जरी की क्यों, क्या आवश्यकता है। ये तो मैंने एक सर्जरी के बारे में बात की। बात दवाओं के इस पूरे बाजार में जो अत्याचार हो रहा उसके ऊपर भी यदि करें तो जो लोग हैं इस इलाज के पेशे में, मैं ना माना कि एक प्रोफेशन भी है, लेकिन इस कार्य में कुछ मूल्य हैं, कुछ आदर्श हैं, उनका हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी डॉक्टर को किसी दवा कंपनी के एजेंट के रूप में बिहेवियर नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे कि रोगियों को उसका बहुत बड़ा नुकसान, खामियाजा भोगना पड़े। तो क्योंकि देखा गया है कि बहुत सी कंपनियां हैं कि आप हमारी ये दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे तो हम
आपको ये इनाम देंगे, इतना आपको पैसा देंगे, इतना आपको कोई फॉरेन ट्रिप करवाएंगे, ऐसे आपको गाड़ियां देंगे, ये सब कोई इससे अनजान नहीं है। और ख़ास करके जो इसे डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं वो सब लोग इससे भली भांति परिचित हैं। तो हम रोगी की भलाई के लिए काम करें, किसी कंपनी की भलाई के लिए काम ना करें। सबको अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हुआ और ये विश्वास रखता हुआ कि हम सब मिलकर के एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति जिसमें योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के जहाँ जितनी जरूरी हो जो है, आजकल तो इसके बारे में पूरी विश्व में सहमति बन रही है कि एक ऐसी समवेत चिकित्सा पद्धति हो, एक इस तरह की पूरे विश्व के अंदर चिकित्सा पद्धति का विकास हो जिसमें जो है हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि सब इस विचार का आदर करेंगे और अपने अपने स्तर पर जहाँ जहाँ पर भी कहीं गलत हो रहा है उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे और उपचार के नाम पर अत्याचार नहीं होने देंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो दवा निर्माता कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो अलग अलग षड्यंत्र बनाए जाते हैं उनमें खुद भी नहीं फंसेंगे और रोगियों को भी नहीं फंसने देंगे। आप सबको, भाई चौधरी जी को पुनः मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत प्रणाम।